don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आज आपके सामने जो वीकली करंट अफेयर की सीरीज अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले आपने करंट अफेयर सीरीज 27 देखी होगी। आज हम लोग जो है लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है आज करंट अफेयर सीरीज 28 करते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स, देखिए मिलेट्स और इसी का एक और नाम रख दिया है श्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि कहां पर इसको होस्ट करने वाला मतलब सिटी कौन है। देखिए अभी आजकल पीएम मोदी जो है मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। देखिए मोटे अनाज ऐसे होते हैं जो आपको पता है ड्राई क्लाइमेट्स में होते हैं, इनके लिए बारिश कम चाहिए, और जो मोटे अनाज होते हैं इसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होती है। बताते हैं कि इसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत अधिक होती है। आप लोगों ने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन सुना होगा कि जो वर्ष 2023 है, वर्ष 2023 को यूएनओ ने, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट जो है डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2023 को यूएनओ ने कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा, और जो आपका आंसर है वो इसका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में ये हुआ है, न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जा सकता है कि यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया। इसकी बात 2021 से ही चल रही थी, मोदी जी इस पे 2021 से ही चर्चा कर रहे थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इवन नेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां कहीं भी इस तरह के इश्यूज उठते थे उस पर मोदी जी का ये बराबर से ध्यान था। और उसी को लेकर देखिए अभी ग्लोबल मिलेट्स है, आप यहां से देखिए वर्ड भी क्या है, ग्लोबल। तो इसमें बहुत सारे देश के लोगों ने भाग लिया और इस पे चर्चा की गई कि फ्यूचर इसका किस तरह से और आगे ब्राइट किया जा सकता है, किसानों को इसकी खेती के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र योजना। देखिए इसमें एक वर्ड आया है मित्रा, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए एम का मतलब होता है मेगा, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, टी का मतलब टेक्सटाइल, आर का मतलब रीजनल, एंड ए का मतलब अप्रैल्स। मेगा, इंटीग्रेटेड, टेक्सटाइल, रीजन, अप्रैल्स। ये देखिए एक योजना है जिसे मोदी जी ने लागू किया है, मोदी जी ने लॉन्च किया है, और ये योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा जारी की गई है। इस योजना में कपड़ा का जो व्यापार है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके जैसे आपने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे प्राचीन व्यापार में कपड़ा व्यापार माना जाता है, सूती वस्त्र व्यापार माना जाता है। इस योजना के जरिए भारत के 7 राज्यों में, मतलब 7 स्टेट्स में जो है इस तरह के पार्क लगाए जाएंगे। देखिए लिखा है ना कि मित्रा, इसमें 7 राज्यों की बात कही गई है, जिसमें आपका तमिलनाडु है, तेलंगाना है ना, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। तो इस तरह से 7 राज्य इसमें आएंगे, और ये इसमें कहा गया है कि 2026-27 तक इन पार्क को डेवलप कर दिया जाएगा। देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, देखिए इसमें उद्देश्य ये है कि जो कपड़ा उद्योग है, जो कपड़ा व्यापार है, उसको इंटीग्रेट किया जाए, उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो माल ढुलाई का खर्चा है,
उसे कम किया जाए और भारत को ग्लोबल लेवल पर कपड़े के व्यापार के रूप में हब बनाया जाए। एक्सपोर्ट के जरिए जो है इनकम को इंक्रीज किया जाए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो इसीलिए ये देखिए स्कीम लॉन्च की गई है और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इस स्कीम को लॉन्च कर रही है और कौन सी मिनिस्ट्री का इसका मतलब उद्देश्य क्या। देखिए इसमें एक आप कॉन्सेप्ट है मोदी जी का 5F। फार्म, एक F का मतलब है फार्म, फार्म टू फाइबर, फाइबर। देखें 5F, इसमें देखिए 5F का मतलब, एक F का मतलब है फार्म, दूसरे F का मतलब है फाइबर, ठीक है, ठीक है। तीसरे F का मतलब है फैक्ट्री, तीसरे F का मतलब है फैक्ट्री, चौथे F का मतलब है आपका फॉर फैक्ट्री और उसके बाद फैशन, फैशन एंड फॉरेन, फैशन एंड फॉरेन। एक बार फिर से देख लीजिए 5F का कंसेप्ट दिया गया है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। मतलब इस स्कीम के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री ने लागू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला और पुरुष रिपोर्ट। देखिए लिखा है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च वुमेन एंड मेन इंडिया रिपोर्ट 2022। तो देखिए ये रिपोर्ट जो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। देखिए इसमें एक बात जो डिस्कस की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस की गई है वो जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसमें जो फीमेल का जो रेशियो है उसको लेकर इसमें सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है। दूसरा इसमें सेक्स रेशियो को लेकर डिस्कस हुआ है। इसमें यह माना गया है कि 2036 तक जो भारत का सेक्स रेशियो है वो 952 चला जाएगा। जो 2011 के पॉपुलेशन सेंसस पे था उससे इंक्रीज होकर ये 952 चला जाएगा। तो 2011 के पॉपुलेशन सेंसस से 943 के बाद जो है सेक्स रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कुछ मामलों में महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात कही गई है, लेकिन जो पॉपुलेशन रेशियो है मेल और फीमेल का, खासकर वर्किंग पॉपुलेशन का, जिसको हम लेबर फोर्स रेशियो के रूप में भी डिफाइन करते हैं, लेबर फोर्स रेशियो के रूप में भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि भाई कुल हमारे पास श्रम बल है उसमें महिलाओं का योगदान कितना है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये और एक बात पे चर्चा की गई है, डिस्कस किया गया है कि फ्यूचर में जो हमारी महिलाएं हैं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन क्षमता पर जो है हम कंटिन्यू काम करें और आगे हम अपनी पॉपुलेशन को एक कंट्रोल कर सकें, जनसंख्या को स्थिर वे में कर सकें। और पुरुष, देखिए इसमें एक बात ये भी कही गई कि जो पुरुष का जो पार्टिसिपेशन रेशियो था वो तो इंक्रीज हो रहा, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं का इसमें घट रहा है। महिलाओं का जो रेशियो बढ़ना चाहिए वो इसमें चिंता बताई गई है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में जो डाटा कलेक्ट किया गया और स्टडी की गई वो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा की गई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है कि देखिए एक नाम आया है जेफ्री बावा। देखिए यहां पर लिखा भी होगा जेफ्री बावा। ये देखिए श्रीलंका के एक आर्किटेक्ट हैं, ये श्रीलंका के एक आर्किटेक्ट हैं। इनका नाम जो है एशिया के इंपॉर्टेंट वास्तुकारों में गिना जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है
कि it is essential to be there. Exhibition was inaugurated to mark of 75 years of bilateral relation between India and which country? तो आंसर तो इसका श्रीलंका होगा। ये देखिए एक नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी है, नई दिल्ली में है, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी। तो उसी गैलरी में पहली बार इनके एग्जीबिशन को शो किया गया है, इनके डॉक्यूमेंट्स को शो किया गया है, और ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत अच्छा कदम माना जा रहा है। डिप्लोमेटिक वे में इससे दोनों देशों के बीच समझौते मजबूत होंगे, और जो भारत और श्रीलंका के बीच में बाइलैटरल रिलेशन के 75 ईयर्स हो चुके हैं, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसी के अवसर पर ये नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है नई दिल्ली, उसमें इनके शो किया गया है, उनकी प्रदर्शनी को रखा गया है। यहाँ देखिए लिखा भी होगा एग्जीबिशन वाज इनाग्रेट किया गया है। तो ये आंसर आपका श्रीलंका होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जोफ्री बावा जो हैं वो किस देश के एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट हैं, महत्वपूर्ण वास्तुकार हैं? तो आंसर इज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात बहुत चल रही है। आपने देखा होगा भारत सरकार ने जो 2023-24 का बजट है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर काफी काम किया है, काफी एलोकेशन किया है पैसों को। बजट में देखिए लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दैट कैन टेक्स यूजिंग द पास्ट डाटा। ये कह रहे हैं कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम क्या है जो पिछले डाटा का यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है? तो ये देखिए जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई है ना। इसके तहत जो है ये डाटा यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है चैट जीपीटी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दैट कैन यूजिंग द पास्ट डाटा, तो जनरेटिव एआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपको पता होगा कि इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में जो पड़ता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ, देखिए लिखा है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा रसिया के प्रेसिडेंट जो है उनके लिए ये लॉन्च किया, उनके लिए वारंट जारी हुआ है। आप देखिए ये एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी को वॉच करती है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन होते हैं, बड़े पैमाने पर उनके मिसयूज होते हैं, तो उनके खिलाफ ये जो है राइट रखता है, उनके खिलाफ जो है ये राइट्स रखता है और उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। और जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये यूएनओ की एक एजेंसी भी है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें जो जज होते हैं उनका जो टेन्योर होता है 9 इयर्स का होता है। इसमें जजों की जो स्टेंट है वो 15 है। ये सब स्टैटिक पार्ट्स, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग नीदरलैंड, ठीक है। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आपने सुना होगा रसिया यूक्रेन की लड़ाई को लेकर व्लादिमीर पुतिन की काफी आलोचनाएं चल रही हैं, काफी जो है काफी इस पे विवाद भी है, कई सारे देश इन पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा चुके हैं। तो इसी को लेकर इनके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ। एस का मतलब संघाई, सी का मतलब कोऑपरेशन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें 8 सदस्य हैं, इसमें 8 मेंबर्स हैं। ध्यान रखना है इसमें भारत और पाकिस्तान भी सदस्य हैं, है ना। इसमें मिडिल एशिया के भी देश इसमें मेंबर्स हैं, है ना। इसमें रसिया मेंबर है, इसमें आपका चीन मेंबर है, भारत मेंबर है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना। और ये सारे देश जो है इसके मेंबर्स हैं।
और अभी देखिए इसकी बनारस में मीटिंग हुई है, तो पूछा यही जा रहा है कि इन्होंने टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया है, चिन्हित किया है। तो इसका आंसर है 2023। देखिए लिखा विच ईयर हैज बीन प्रपोज्ड टू बी मार्क एज द ईयर ऑफ टूरिज्म बाय एससीओ। तो ये इसका आंसर 2023। यहां से एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि एससीओ में 8 देश मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है चाइना में है, इसका मुख्यालय चाइना में है। एक क्वेश्चन आपसे यहां से भी बन सकता है, भारत पाकिस्तान इसके लेटेस्ट मेंबर है। तो लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि इन्होंने टूरिज्म को लिए किसको डिक्लेयर किया है, 2023 को डिक्लेयर किया है। काशी जो बनारस में, जिसको बनारस आप कहते हैं, काशी जो है एससीओ की पहली कल्चरल हेरिटेज सिटी के रूप में डिक्लेयर की गई है। काशी को पहली कल्चरल हेरिटेज सिटी के रूप में मार्क किया गया है। बाकी आप एक क्वेश्चन यहां से ये क्लियर ही हो गया। और जब ये एससीओ इस्टेब्लिश हुआ था तो इसको हम एससीओ 5 कहते थे। धीरे धीरे इसमें जब देश बढ़ते गए तो इनकी संख्या आज 8 है ना। तो यह आपके क्वेश्चंस बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए लिखा है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए इसका उत्तर 21 मार्च है बच्चों। आपको देखिए यहां रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में हम नस्लीय भेदभाव कहते हैं। तो देखिए ये किसी भी उस पे हो सकता है, ये लैंग्वेज पे हो सकता है, रिलीजन पे हो सकता है, इथनिक ग्रुप को लेकर भी हो सकता है ना, मतलब भाषा के आधार पे भी हो सकता है, धर्म के आधार पे भी हो सकता है, जनजातीय समूह के आधार पर हो सकता है, प्रजातीय समूह के आधार पर हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे भेदभाव, इस तरह के भेदभाव को लेकर जो शुरुआत हुई थी वो 1966 से हुई थी, है ना, कि जो है हम इस तरह के भेदभाव को रोकेंगे। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने डिक्लेयर किया कि हम 21 मार्च को जो है किस दिवस के रूप में मनाएंगे, तो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मनाएंगे। रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करेंगे, मतलब दुनिया में जो जातीय नस्लीय भेदभाव हो रहे हैं उसको कम करेंगे। उसको कम करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मार्च 21 को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पैरो डे। आपको पता होगा ये जो डे है ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है और इस बार इन्होंने पूछा है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है आई लव स्पैरो, मुझे गौरैया से प्यार है। आपने देखा होगा जब से मोबाइल टावर वगैरह ज्यादा लगने लगे तब से जो है आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि गौरैया की संख्या कम होती जा रही है। तो उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये भी हमारे लिए जरूरी है, ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का, हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, हिस्सा है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे यह भी उद्देश्य है कि लोग इनके महत्व को, इनके इंपॉर्टेंस को समझ सके। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री बिगेस्ट बैंक यूबीएस एग्रीड टू टेक ओवर द ट्रबल क्रेडिट स्विस एंड इमरजेंसी रेस्क्यू डील। किस देश के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने आपातकालीन बचाव को लेकर संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण किया। तो ये देखिए स्विट्जरलैंड में ये घटना हुई है। स्विट्जरलैंड का ये बैंक है, स्विट्जरलैंड में ये बात हुई थी। और आपने देखा होगा अभी अमेरिका में भी इस तरह के संकट आए हैं। आपने देखा होगा 2023 को मंदी के रूप में देखा जा रहा है। बैंकों के ऊपर एक बड़े चैलेंजेस की बात चल रही है, बैंकों पे एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है, संकट आ सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो पूछा ये गया है कि ये किस देश का बैंक है, तो स्विट्जरलैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बुरुंडी है। आपने पढ़ा होगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। वहां पे
जो है लिखा है पोलियो केस रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, मतलब पहले किस देश में 30 वर्षों में पहली बार ये पोलियो के मामले दर्ज किए गए। बुरुंडी में, ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे 2016 में लास्ट टाइम वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक 4 साल के बच्चे में पोलियो के केस के मामले आए हैं, तभी ये न्यूज में आया है। और अब वहाँ की जो सरकार है बुरुंडी की, वो जो है इस देश में पोलियो कवरेज को मतलब पोलियो के मामले को देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अभी फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसमें लगभग 7 वर्ष के बच्चों तक को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपको वैसे भी पता होगा पोलियो के बारे में कि बहुत बड़े पैमाने पर इसके टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, भारत ने चलाया, तब जाके इस बीमारी पर हम लोगों ने कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए ये जो है मामला जो है दर्ज हुआ। इसकी जो कैपिटल है बुजुम्बरा, और एक कैपिटल इसकी गेटिका भी है, लेकिन बेसिकली बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा ज़्यादातर पेपर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए पूछा गया है कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एंड्रोथ है, इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है कलकत्ता गार्डन शिप रीच बिल्डर्स इंजीनियरिंग के द्वारा, है ना। कलकत्ता में ये है गार्डन शिप रीच बिल्डर्स इंजीनियरिंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। इन्होंने पूछा है कि इस बार इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, है ना, वन और स्वास्थ्य। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? तो आंसर हो गया 2023, सॉरी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 21 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आईएमएफ। आईएमएफ ने किस देश के लिए, देखिए लिखा है यूएसडी 3 बिलियन आउट प्रोग्राम, बेल आउट प्रोग्राम पैकेज लॉन्च किया। तो अभी आपने सुना होगा श्रीलंका के लिए, श्रीलंका काफी आपको पता होगा काफी इकोनॉमिक क्राइसिस में था, तो उसके लिए लॉन्च किया। आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में, डीसी में। और आपको ध्यान रखना है कि आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। आईएमएफ एक रिपोर्ट हर साल जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, है ना। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो आंसर आईएमएफ। आईएमएफ में इस समय करंट में 190 देश जो है मेंबर है, लेटेस्ट में कोसोवो जो है इसका मेंबर बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेटिंग द चेंज एंड सॉल्व वाटर सैनिटेशन। ये देखिए पूछा गया है कि ये किस डे की थीम है? तो देखिए ये वर्ल्ड वाटर डे की थीम है। वर्ल्ड वाटर डे जो हम मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, और इसी की थीम है। थीम पेपर में पूछी जाती है एनडीए वगैरह में, इसीलिए सब क्वेश्चन रखा गया है। और देखिए आप एक टॉपिक याद रखना है SDG 6। SDG 6, इसको S का मतलब सस्टेनेबल, D मतलब डेवलपमेंट, G मतलब गोल। इसका टारगेट है, इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक सबके पास साफ पानी हो। साफ पानी, जो पानी वो पिए वो बेस्ट ट्रीट किया हो, ट्रीटमेंट उसका हुआ हो, उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां से जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी बन सकती है कि ये कौन से एसडीजी का टारगेट है, लक्ष्य है,
तो ये है SDG 6 का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का ये टारगेट है। और ये दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो 2023 में ये दिवस मनाया गया है, तो इस बार की जो थीम है वो वर्ल्ड वाटर डे की वो है आपकी एक्सेलरेटिंग द चेंज सॉल्व वाटर एंड सैनिट। देखिए जल और उसमें जो स्वच्छता का संकट है, मतलब आपने देखा होगा ना, साफ पानी नहीं मिल पाता है। अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 26% ऐसे लोग हैं जिनको पीने का पानी मिल ही नहीं पा रहा है। देखिए पानी की भी कई कैटेगरी है, कुछ इंडस्ट्रियल कैटेगरी के लिए है, कुछ एग्रीकल्चर कैटेगरी के लिए है, कुछ पानी हमारे जानवरों वगैरह के यूज करने की कैटेगरी में है, कुछ पानी ऐसे हैं जो हमारे सफाई के, हमारे पीने के ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम आते हैं। तो वही इसीलिए देखिए इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, सैनिटेशन क्राइसिस, या यहां पर आप देखें स्वच्छता संकट। तो आंसर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। आपने पढ़ा होगा, ये पुस्तक है बिपिन रावत जी पे लिखी गई है, जो हमारे देश के पहले CDS थे, है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ से। तो ये किताब पूछी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये देखिए रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखी गई है। इसमें बिपिन रावत जी के जीवन के बारे में कुछ जो भी उनके जीवन से रिलेटेड बातें हैं उन पे वर्णन किया गया, उनके बारे में लिखा गया है। इस किताब में पढ़ेंगे कि एक बार उनका अमृतसर रेलवे स्टेशन पे ID कार्ड खो गया था, उसके लिए भी। इसके अलावा ये गोरखा रेजिमेंट के थे, काफ़ी इन्हीं के लाइफ से रिलेटेड ये है। तो आपसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि किताब किसके ने लिखी है या किस पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। देखिए फिर से एक बार पढ़ देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि अकॉर्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड जो है लगातार 6 सालों से, 6 वर्षों से इस सूची में पहले स्थान पर बना है। उसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है, इजराइल है ना, ये आपका 2nd नंबर पे है, ये आपका 3rd नंबर पे है, ठीक है, ये आपका 1st नंबर पे है। जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज होते हैं वो इस सूची में लगभग पहले स्थान पर, मतलब टॉप 10 में ज्यादातर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, यही सारे देश यूरोप के ज्यादातर होते हैं। जब भी आप इस इंडेक्स को पढ़ोगे तो ज्यादातर टॉप 10 में यही देश आपको मिलेंगे। अब देखिए इसमें भारत की जो रैंकिंग बताई गई है, इंडिया की जो रैंकिंग पिछली बार थी वो 136 थी। 2022 वाले में इसकी रैंकिंग जो थी वो 136 थी, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है और भारत की रैंकिंग जो आई है 126 आई है, और ये 137 देशों में से आई है, 137 में से 124। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, फिर भी सुधार है, लेकिन पहले से हम कंपेयर में सुधार है। कहीं कहीं पर इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स में कुछ लोगों ने बताया है कि 136 देशों में इसकी 125वीं रैंकिंग है इंडिया की। बट ज़्यादातर जो इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसमें यही बताया गया है कि 137 देशों में भारत की रैंकिंग 126 है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे लीस्ट हैप्पीनेस कंट्री है, सबसे कम खुशहाल देश है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस सूचकांक में सबसे कम जो रैंकिंग है, सबसे नीचे जो रैंकिंग में है वो अफगानिस्तान। तो आंसर आपका क्या हो गया? फिनलैंड बन गया।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हु हैज बीन इनरोल्ड इन द बार काउंसिल ऑफ स्टेट एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन केरला। तो ये है पद्मा लक्ष्मी, केरल की हैं, जो ट्रांसजेंडर थी, जिन्हें वकील के रूप में जो है बार काउंसिल में जिनका नाम रजिस्टर्ड हुआ है। आपको पता होगा बार काउंसिल एक संस्था होती है, जब कोई वकील के प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में आता है तो उसको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, आपको पता होगा मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये रायबरेली में है, यूपी में। तो पूछा गया है कि वहां पर एक वहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है लड़कियों के लिए, महिला खिलाड़ी के मतलब महिलाओं के लिए हॉकी स्टेडियम बनाया गया है रायबरेली में। तो पूछा जा रहा है कि ये किसके नाम पर बनाया गया है। तो ये देखिए आपने सुना होगा रानी रामपाल, जो महिला हॉकी खिलाड़ी है ना भारत की, उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम रायबरेली में बनाया जा रहा है, यूपी में पड़ता है ये, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि किसके नाम पर ये रखा गया है, तो रानी रामपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेजेंटेड नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल अवार्ड। देखिए किस इंडियन को, यहाँ पे इंडियन पूछा गया है, तो ये है मिंडी कलिंग। देखिए मिंडी कलिंग, ये जो है इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, भारतीय हैं। तो देखिए पूछा गया है किस भारतीय को मिला है। ये देखिए ये ज्यादातर जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्हीं में से जो है ये हैं 44 ईयर्स की है, इनकी भारतीय अमेरिकन है। अब तो अमेरिका की इनके पास नागरिकता है। देखो यहाँ पूछा गया है इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस, टेलीविजन से भी जुड़ी हुई है, तो इनको जो है ये मिला है। हालांकि इनके साथ कई लोगों को मिला है, लेकिन क्वेश्चन में है इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस, तो ये है आपका मिंडी कलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए पूछा गया है कि G20 आजकल बहुत चर्चा में है। आपको पता है G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिली है। तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो उदयपुर में हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए। देखिए G20 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप देखते रहिए। हर महीने कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई वो कॉन्फ्रेंस इससे जुड़े हुए आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए विच सिटी चैट जीपीटी इज रिवाइवल फाल्कन LLM लॉन्च, मतलब ये किसके द्वारा कहां पे लॉन्च किया गया है। तो ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है अबू धाबी में। कहां लॉन्च किया गया है? अबू धाबी में। देखिए लिखा है चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM जो है कहां पे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका अबू धाबी UAE में। आप ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए G7 में आपको पता है इसके 1973 में बात हुई थी, बट इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था 1975 में हुआ था। इसमें दुनिया के 7 ताकतवर देश हैं, जैसे मैं लिख देता हूं कुछ। USA है, कनाडा है, UK है, जर्मनी है ना, जापान है, इटली है, ये सब है। इसमें रसिया पहले था तो रसिया हट गया, रसिया को हटा दिया गया था 2014 में। रसिया ने जब क्रीमिया पर जो है कब्जा कर लिया था, तो इस पे आरोप लगाया गया कि ये लोकतांत्रिक तरीके को जो है हैरासमेंट कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं करना है, इसीलिए रसिया को हटा दिया गया था। नहीं तो ये जो G7 था ये पहले G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन रसिया के हटाने के बाद से इसे G7 के नाम से जाना गया। तो इसमें देखिए भारत को इनवाइट किया गया है 2023 में। ये जो होगा ये हिरोशिमा में होगा, जापान में पड़ता है। मई 2023 में
यहाँ पर ये जो है इसकी समिट होगी। तो इसमें देखिए इंडिया को इनवाइट किया गया है, इनविटेशन मिला है। तो अभी आपने सुना होगा जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है इन्हें इनवाइट किया है 2023 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था कि भारत को किस देश का निमंत्रण मिला है कि आप भी इस शिखर सम्मेलन में, इस समिट में पार्टिसिपेट करें। तो वो आपके जो है आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो के लिए। लिखा इन विच सिटी भूटान वाज ग्राउंड स्टेशन ऑफ द इंडिया भूटान सैटेलाइट। तो देखिए थिम्पू में ये प्रोवाइड किया गया है। थिम्पू आपको पता है भूटान में इसरो के लिए। इससे पहले यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना, नवंबर 2022 में आई थिंक 26 नवंबर को जो है इसरो ने भूटान के लिए एक सैटेलाइट्स लॉन्च किया था, PSLV-C-54। तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी आजकल संबंध अच्छे स्थापित कर रहा है डिप्लोमेटिक वे में। तो भूटान को सैटेलाइट्स की दिशा में, सैटेलाइट लॉन्च करने की दिशा में, नॉलेज शेयरिंग की दिशा में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी के तहत अभी देखिए भूटान ने एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया गया है, जिसमें भारत और भूटान फ्यूचर में, भविष्य में मिलकर सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे होंगे और साइंस टेक का जो है इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को शेयर होता रहेगा। तो आंसर आपका भूटान है, सॉरी थिम्पू है। ये ध्यान रखना PSLV-C-54। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान के लिए भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो PSLV-C-54 26 नवंबर 2022, डेट यही होगी, मतलब नवंबर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आफिंडेक्स एक्सरसाइज है। इसमें अफ्रीका के लगभग 23 देशों ने भाग लिया है। बोत्सवाना है, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ये सब देश है जिन्होंने भाग लिया है। और ये पूछा जा रहा है कि इनका जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कहां पर हुआ है। पुणे में हुआ है, पुणे में चल रहा है, अभी तो चल रहा है ये, है ना, ये अभी चल रहा है मार्च 20 या 21 से ये चल रहा है और लगभग 30 मार्च तक चलेगा। लगभग ये 10 दिनों तक की एक्सरसाइज है। और ये देखिए इंडिया और अफ्रीका के बीच में 2008 में एक सम्मेलन हुआ था, इंडो अफ्रीकन यूनियन। इसका एक 2015 में भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2019 में भी हुआ था। तो इसी में ये डिसाइड किया गया था, तय किया गया था कि हम इस तरह से मल्टी एक्सरसाइज करते रहेंगे, मल्टी ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिसमें अपना जो सेनाओं के बीच में नॉलेज का जो भी ट्रेनिंग जब इस तरह की कोई होती है तो दोनों देश एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह सब शेयर करते हैं, जिससे सेनाओं में इफिशियंसी बढ़ती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड होते हैं। तो ये देखिए ये भी एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने का प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज से, ऐसे सैन्य अभ्यास से भारत का अफ्रीका के देशों के साथ जो संबंध होगा और बेहतर होगा। तो आंसर आपका पुणे होगा। नेक्स्ट है यूएई के एमआर ग्रुप ने भारत के किस शहर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर में ये देखिए हुआ है ना। तो देखिए एमआर ग्रुप ने विदेशी मेगा प्रोजेक्ट, देखिए लिखा ना, फर्स्ट ओवरसीज मेगा माल प्रोजेक्ट श्रीनगर में इन्वेस्ट किया गया है। एफडीआई है, एक बड़ी एफडीआई मानी जा रही है। जम्मू में पहली बार इस तरह की एफडीआई हुई है जब से ये यूटी स्टेट बना है। उससे पहले भी कोई बड़े प्रोजेक्ट जम्मू में कोई विदेशी कंपनी नहीं लगाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि जब से मोदी सरकार आई है और उसे यूटी स्टेट का दर्जा मिला है। आपने पढ़ा होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी स्टेट के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है, अधिसूचित कर दिया गया है। और ये जो कंपनी है आपका, ये एमआर जो है यूएई की कंपनी है, ये लगभग 500 करोड़ के बजट का अपना जो है
इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। हालांकि अभी स्टार्टिंग में 50 करोड़ का बजट है और अदर सेक्टर में भी उस क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। तो ये कश्मीर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है कि वहाँ पे बड़ी कंपनियां दूसरे देशों को इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसके जो रूट होते हैं उस रूट को एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोमेटिक रूट से भी हो सकता है, गवर्नमेंट रूट से भी हो सकता है। तो इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, सिर्फ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये एफडीआई के थ्रू हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहला प्रोजेक्ट होगा इनका, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के यहाँ लॉन्च किया जा रहा है कश्मीर में। इससे जो है बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा, पर्यावरण बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट जब होगा तो वहाँ के लोकल लोगों को बड़े पैमाने पे नौकरियां मिलेंगी, जॉब मिलेंगी। चलिए रेकून, ये देखिए अभी कोविड-19 को लेकर फिर एक बार चर्चा में आया है। कोविड-19 के वायरस वगैरह को लेकर ये कुत्ता चर्चा में आया है और पूछा गया है कि ये कहां पर, ये एशिया में है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी ईरान डेटेन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखा है किसने मीडिएट किया है, किसने मध्यस्थता की है। तो ये मध्यस्थता चाइना ने की है। आपको पता होगा कि 2016 के बाद से ईरान और सऊदी में जो रिलेशन थे बहुत खराब थे। दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। ईरान में आपने पढ़ा होगा शिया मुस्लिम्स हैं, सऊदी में जो है आपने पढ़ा होगा सुन्नी मुस्लिम्स हैं। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि ईरान जो है सऊदी अरब पे आरोप लगाता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो अमेरिका के दबाव में है, आप अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, सऊदी अरब ने ईरान पे आरोप लगाया है कि आप जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लेस हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो ऑयल से रिलेटेड हैं, उनको आप जो है निशाना बना रहे हैं, उन पे इलीगल तरीके से आप अटैक कर रहे हैं। ईरान जो है यमन को सपोर्ट करता है और यमन में एक विद्रोही है हौती, है ना, हौती विद्रोही, है ना। वैसे तो अंग्रेजी में HOUTHI लिखते हैं। हौती विद्रोहियों को ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है और ये जो हौती रिबिलियंस हैं ये सऊदी अरब पे, UAE पे अटैक कर रहे हैं, उनके कमर्शियल प्लेसों को निशाना बना रहे हैं, उनके एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं। तो इसी से इनके संबंध जो है खराब चल रहे थे। इनके एक दूसरे के बीच डिप्लोमेटिक वे में जो बातचीत होती थी वो 2016 के बाद से बंद हो गई थी। उसको एक बार दोबारा से शुरू कराने का प्रयास किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने इसमें मध्यस्थता की है। क्वेश्चन आपका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए ये है बिजनेस को लेकर, B20 को लेकर, है ना। G20 में कौन सी प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता भारत के लिए होस्ट करेगा। तो देखिए विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये बेटा सिक्किम है। सिक्किम में ये होगा, सिक्किम में इस बैठक की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिप्री आपको पता होगा एक संस्था है जो हथियार वगैरह होते हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हर साल जो है रिपोर्ट जारी करती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए फिर से एक बार बता देता हूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये रिपोर्ट हर साल जारी करती है ना। तो इसने बताया है कि इस रिपोर्ट में सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में किस देश को चिन्हित किया गया है, इंडिया को किया गया है। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर इसमें सऊदी अरब है। ये भी ध्यान रखना, सऊदी अरब जो है इसमें सेकंड नंबर पे है। और ये पूछा गया है इंपोर्टर के रूप में। अगर इसी क्वेश्चन को एक्सपोर्टर के रूप में पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को एक्सपोर्टर के रूप में पूछा जाए, निर्यातक के रूप में पूछा जाए, तो ध्यान रखना अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है ना, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सेकंड नंबर पे इसमें रसिया आएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा था
कि सिप्री ने इसमें किसको सबसे पहले बताया है? इंडिया को बताया है। सिप्री एक संस्था है जो काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी वेपन्स वगैरह होते हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एनालाइज करती है, उन पे हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है इंडिया सबसे बड़ा और सेकंड नंबर पे सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 2022 के लिए किसको जो है, सॉरी उत्तर इसका 2022 है कि किसको जो है व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान हिंदी के लिए मिलता है, हिंदी के कृति के लिए मिलता है। पिछले 10 सालों में हिंदी पर काम करने वाले लोगों को लास्ट 10 ईयर्स में, है ना, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। पागल खाना उनका एक नावल है, एक उपन्यास है, उसके लिए ये पुरस्कार उन्हें मिला है। तो आंसर यहां से 2022 है। ये पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। के बिरला फाउंडेशन 1991 से। अगला क्वेश्चन है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज कहां पर हो रही है? नेवी की एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपकी यूएसए में हो रही है। तो आंसर आपका यूएसए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज के जो करंट अफेयर्स थे वो हमने सारे जो है आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप जो है जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो आप जो है देखते रहेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.